नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोगों की? कैसी तेरी चल रही है तैयारी ARO 2023 की? तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चले, आप अपना सिलेबस जल्दी से कवर कर पाएँ, इसीलिए मैं आपके सामने ये 10 से 15 मिनट के लेक्चर लेके आ रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का है अभी, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी भी शुरू करेंगे, सारा यहाँ पर कवर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। हम लोग पढ़ते हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन 1880 से 84। आज हम ये कवर करने वाले इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सारे गवर्नर जनरल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। उन गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्होंने कुछ विशेष किया है, जिनकी कुछ विशेष पॉलिसीज थी, वहां से क्वेश्चन बनता है और पक्का बनता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम गवर्नर जनरल पहले कवर करते हैं और इसके माध्यम से इतिहास का एक ओवरव्यू भी आपको देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए, लॉर्ड रिपन के बारे में इनकी एक बुक थी। ठीक है, इस बुक का नाम था, लॉर्ड रिपन की बुक का नाम क्या था? इस युग का कर्तव्य, द ड्यूटी ऑफ द एज। याद रखेगा, ये रिपन की बुक थी। रिपन ने कहा था, देखिए, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। स्थानीय स्वशासन की नीति इसने निर्धारित की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक इसको मानते हैं। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो लॉर्ड लिट्टन के काल में आया था, उसको इसने रद्द कर दिया 1882 में। ठीक है, प्रेस से नियंत्रण हट गया। फिर इनके शासनकाल की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 का किसके काल में आया? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 100 से अधिक श्रमिक वाले कारखानों पर यह लागू होता था और इसमें एक प्रावधान था, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। वैसे तो सीधे पूछेगा कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट किसके काल में आया? लॉर्ड रिपन के काल में। ये दो बातें जो हमने देखी, ये भी आप याद कर सकते हैं। अब आर्थिक विकेंद्रीकरण है ना, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन का काम भी इसके काल में हुआ। तो वैसे तो मेयो द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था और रिपन ने इसको आगे कंटिन्यू रखा। इसका शिक्षा में सुधार क्या किया? पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। बस इतना ही यहाँ पर याद रखिएगा, 1882 में। फिर हंटर आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा के फील्ड में। तो हंटर आयोग 1882, और अभी हमने पढ़ा था जॉन स्ट्रेची आयोग, है ना, तो वो लॉर्ड लिट्टन के काल में आया था। वो था अकाल के बारे में, और ये था शिक्षा से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो हंटर आयोग 1882, टाइम भी याद रखना, लॉर्ड रिपन के काल का है। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया। काम क्या था? जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था 1854, उसके पश्चात शिक्षा की प्रगति क्या हुई भारत में, क्या प्रोग्रेस हुई, उसका पुनरावलोकन करने के लिए ये आयोग बनाया गया। याद रखिएगा, आयोग ने सरकार के आरंभिक शिक्षा के प्रसार और उन्नति के उत्तरदायित्व पर बल दिया और माध्यमिक शिक्षा पर भी सुझाव दिए। तो इसने प्रारंभिक शिक्षा पर सुझाव दिए और माध्यमिक शिक्षा पर सुझाव दिए, लेकिन नोट में हमने लिखा है विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के बारे में सुझाव नहीं दिया, क्योंकि वह उसके विचाराधीन नहीं थी। तो याद रखिएगा, हंटर जो आयोग था, ये विश्वविद्यालय स्तर के बारे में कोई सुझाव नहीं देता है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय के लिए नहीं था। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, एक विवाद होता है, इल्बर्ट बिल विवाद। ये 1883-84 का है। मामला क्या था, थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो भारतीय न्यायाधीश थे और अंग्रेजी न्यायाधीश थे, इनको बराबर अधिकार नहीं थे। ठीक है, तो जैसे भारतीय न्यायाधीश थे, कहते वो अंग्रेजों के मामले में न्याय नहीं सुनाएंगे, अंग्रेजों के मामले में न्याय सुनाने का अधिकार अंग्रेजी न्यायाधीशों को है। तो ये भेदभाव था। तो उसी से जुड़ा हुआ एक विवाद आया था कि इस भेदभाव को खत्म किया जाए, और उसका सपोर्ट लॉर्ड रिपन ने किया। इसलिए ये एक विवाद पैदा हुआ और लॉर्ड रिपन को यहाँ रिजाइन देना पड़ गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें लिखा है श्री बिहारी लाल गुप्ता का मामला था, ये भी याद रखना। जो इल्बर्ट बिल विवाद था, इसमें श्री बिहारी लाल गुप्ता का मामला था। ये जनपद सेवा में नियुक्त हुए थे। तो बिल का उद्देश्य क्या था? जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं समाप्त कर दी जाए, यानी भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। ये था विवाद, और इस पे विवाद हुआ। लॉर्ड रिपन इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे, तो फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं अगला, मैसूर का अध्यर्पण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेडिशन ऑफ मैसूर।
तो 1831 में कुशासन के दोषारोपण में, याद आया आपको, लॉर्ड विलियम वेंटिक ने मैसूर का विलय किया था। यह क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा भी गया है। यानी अव्यवस्था के आरोप में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने इसका विलय किया था, ठीक है। लेकिन रिपन ने पदच्युत किए गए राजा के दत्तक पुत्र को मैसूर पुनः वापस कर दिया। इंपॉर्टेंट है। तो किसने विलय किया, किसने वापस किया, ये पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं किसने विलय किया, ठीक है। और वापस किसने किया, रिपन ने किया, याद रखिएगा। तो रिपन को बोला जाता है भारत का उद्धारक। ये किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा, ठीक है। भारत को खोजने के भारत को खो जाने के द्वार खोल दिए रिपन ने, ये किसने कहा, आर्नल्ड व्हाइट ने कहा। तो भारत का उद्धारक किसने कहा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। तो स्टूडेंट्स, ये थे लॉर्ड रिपन, जो कि यहाँ पर होता है कंप्लीट। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब बात करेंगे लॉर्ड कर्जन की। एक वीडियो में एक गवर्नर जनरल यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। छोटा वीडियो रहता है, 5-6 मिनट का भी वीडियो होता है, 10 मिनट का भी होता है, 15 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं होता है। आप इसको बार बार देख लेंगे, घूमते फिरते देख लेंगे और आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।